इंडिया चैनल पर आप तमाम लोगों का स्वागत और बहुत बहुत खैर मकदूम करता हूँ। 18वीं लोकसभा इलेक्शन ख़त्म हो गया। 7 चरणों में इलेक्शन हुआ था और उसी दिन शाम को एग्ज़िट पोल का रिज़ल्ट भी आया। तमाम देश के बड़े बड़े चैनल, चाहे वो आज तक हो, जी न्यूज़ हो, इंडिया टुडे हो, NDTV इंडिया हो, तमाम लोगों ने NDA को बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए दिखाया और उसके साथ साथ इंडिया अलाइंस को लगभग 100-125 सीट के अंदर उसको समेटते हुए दिखाया गया। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी भविष्यवाणी की, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि NDA जो है वो इस बार सरकार बना रही। जिस तरह उनके नेताओं ने भी ये कहा कि हम लोग 400 पार, बल्कि इंडिया टुडे ने भी 400 पार का आकलन जो दिखाया है, भविष्यवाणी की है। इस वक्त मेरे साथ तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए सरदार दया सिंह साहब मौजूद, ऑल इंडिया पीस मिशन के अध्यक्ष है। लगातार लोकसभा इलेक्शन के दरमियान बहुत सारी जगह इनका दौरा भी रहा है। तमाम चीज़ें जो है वो ग्राउंड लेवल पर जाके देखी है, समझी बूझी है। और इससे पहले जो है वो भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा भी इन्होंने की थी। दया साहब का स्वागत और खैर मकदूम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। दया साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि तमाम नेताओं का जो वो कह रहे थे इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के दरमियान कि 400 पार BJP और NDA जो है, और जब ये एग्ज़िट पोल कल आया तो तमाम चैनलों ने यही दिखाया कि NDA का सबसे ज़्यादा बहुमत के साथ सरकार बना रही है। तो इस पर आपका क्या ख्याल है? मेरा ये विचार है कि ये जितने भी एग्ज़िट पोल करने वाले हैं वो सारे जुड़े हुए हैं सरकारी तंत्र के साथ, और ये वही हैं जो पहले से भी सरकारी तंत्र के साथ, ख़ास तौर पर मोदी जी के साथ खड़े रहे और यही कहते रहे। तो मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी परिकल्पना के तौर पर, हाइपोथेटिकल सारे का सारा ये विचार बना ताकि ऐसे हालात बनाएं ताकि लोगों के सामने ये हो जाए कि ये तो 400 पार का पूरा हो रहा है, क्योंकि सारे के सारे चैनल, ख़ास तौर पर सारे के सारे उसी तंत्र से जुड़े हैं। इसलिए इन पर भरोसा करना, मुझे नहीं लगता कि इस पर भरोसा किया जाए। मैं समझता हूँ कि खड़गे जी ने कल जो मीटिंग 1 बजे शाम की 5 बजे, और उस मीटिंग का जो उन्होंने कहा कि 295 इंडिया गठबंधन लेकर आ रहा है, मुझे वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सटीक लगता है। जो हालात मैंने पूरे देश में जाकर, चाहे मैं संभल गया हूँ, मुरादाबाद गया, रामपुर गया, कानपुर गया, चंडीगढ़ गया, जालंधर गया, जयपुर गया, बाकी सब जगह जहाँ जहाँ भी मैं जा सका, या जो मेरे लोगों के नज़दीकी संबंध थे जिनसे भी मैं बात कर सका, तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार कोई इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा था। इस समय लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, जनता चुनाव लड़ रही थी, पार्टियां चुनाव नहीं लड़ रही थी। मैंने ये बार बार कहा, बल्कि मेरा तो ये इतराज़ भी रहा कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करके कांग्रेस ने ये बहुत बड़ी गलती की। इसका नतीजा क्या हुआ? 37 सीट पर तो उन्होंने अपने आप ही एक तस्ती में डालकर आम आदमी पार्टी के सामने पेश कर दिया। और जो कल जो हालात मैंने 1 तारीख को जो चुनाव पंजाब में हुआ और उसमें जो बातें उठकर आई, तो उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि आप कांग्रेस के चन्नी के मुंह से कहलवाया जा रहा था, विडिंग के मुंह से लेकर, जो वहाँ का कांग्रेस का प्रधान भी है, उससे ऐसा पेश किया जा रहा था कि आप आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, हम तो यहाँ जीतने वाले नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो रास्ता कांग्रेस ने चुना, तो मुझे इस पर तो इतराज़ हो सकता है, पर मुझे, क्योंकि मैं इस बात का पक्का हूँ कि इस बार चुनाव मोदी वर्सेस जनता थी, मोदी वर्सेस पार्टी नहीं थी, ना ही पार्टियों का कोई लेना देना था। अब पार्टियां कितनी लेकर आती हैं, कांग्रेस को कितना मिलता है, बाकी पार्टियां कितना लेकर आती हैं, ये कोई अर्थमेटिक नहीं है कि आपका वोट मुझे डल जाए और मेरा वोट किसी और को डल जाए। ऐसा कभी होता नहीं है, ये अर्थमेटिक नहीं होता, ये एक तरीका होता है। और जो 6 चरणों में आते आते मैंने देखा, और मैंने कई बार, मैंने पुराने 1970 के इलेक्शन से लेकर मैं आज तक के इलेक्शन को, और मैं उन लोगों के साथ बहुत नज़दीक रहा हूँ, चाहे चौधरी चरण सिंह हों, चाहे चंद्रशेखर जी हों, चाहे प्रोफेसर शेर सिंह हों, चाहे बाकी लोग हों, उन लोगों के साथ भी मैं नज़दीक होकर रहा हूँ। तो मेरा ये मानना रहा कि जब आदमी पहाड़ से फिसलता है तो वो फिर नीचे धड़ाम होता है। तो मुझे ये लगता है कि जो ये कल के जो आंकलन उन्होंने दिए हैं और जो हालात उन्होंने पेश किए, उससे भी मैं ये समझता हूँ कि वो टोटल गलत थे। और अगर ये रुकेगा तो जाकर, अगर मेरे से कोई पूछे तो ये NDA जो है वो
ख़ास तौर पर बीजेपी 108 का आंकड़ा पार नहीं कर सकती, जो मेरा ये आंकलन है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैंने कोई ऐसा नहीं है। लेकिन आपने अभी 37 सीट के बारे में कहा, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जहाँ जहाँ अपना कैंडिडेट खड़ा किया इंडिया अलायंस से मिलकर वो नहीं जीत पाएगी, ये कैसे आप कह सकते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी हो, ये आरएसएस का अपना विंग है और आरएसएस बड़े चालाकी से काम करती है, बड़े करीने से काम करती है। वो अपने आदमियों को ही बीच में घुसेड़ देती है और उन्हीं से वो सारे काम करवा देती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ये जानती हुई कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का सफाया करने के लिए ही बनी थी और फिर आप उसी के साथ समझौता कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उसके वोट आपको ट्रांसफ़र हो जाएंगे? ये होता ही नहीं है, ये सोच ही गलत थी। मैं नहीं समझता कि दिल्ली में अब जो भी नतीजे सामने आए वो तो जो आएंगे तो सामने आएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि ये जो अक्लमंदी कोई कांग्रेस ने की है। क्योंकि जो पंजाब के हालात को मैं देखता हूँ कि पंजाब में आप विरोध में आपस में लड़ रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के विरोध में लड़ रही है। दिल्ली में आप समझौता कर रहे हैं, हरियाणा में आप समझौता कर रहे हैं, चंडीगढ़ में आप समझौता कर रहे हैं, तो इसके नतीजे तो अदरवाइज़ ही निकलेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये कोई समझदारी से काम किया है। अच्छा दया साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप योगेंद्र यादव को जानते हैं? उन्होंने भी जो उनका आकलन है, जो उनकी भविष्यवाणी उसको लेकर उन्होंने ये कहा कि 50-50% इधर नहीं तो एनडीए निकलेगी। अगर इंडिया अलायंस जीतती भी है तो 10 से 12 सीट से। तो वो उनके बारे में क्या है? लोग तो ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। नहीं, वो ये जो अर्थमेटिक सवाल होते हैं ना, ये अर्थ गणित, ये अंक गणित है नहीं, ये अर्थमेटिक है नहीं। अर्थमेटिक ये कभी भी नहीं होता। कभी 1977 से लेकर अब तक लगा लो, चंद्रशेखर जी के पास भीड़ चंद्रशेखर से बहुत ज़्यादा होती थी, पर क्या चंद्रशेखर जी इलेक्शन जितवा रहे थे अपनी पार्टी को? ऐसा नहीं होता। ये कभी किसी का वोट किसी को नहीं पड़ता, वो कमिटेड वोट होते हैं। एक केवल फ्लोटिंग वोट ट्रांसफ़र होता है। पर क्योंकि इस बार इलेक्शन लोग लड़ रहे थे, जनता लड़ रही थी, मोदी के खिलाफ लड़ रही थी, जनता मोदी के खिलाफ खड़ी थी, इसलिए मेरा ये मानना है कि ये जो योगेंद्र यादव वाला है, मैं नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि जब लुढ़कता आदमी, जब पत्थर पहाड़ से लुढ़कता है ना, तो वो नीचे धड़ाम होता है, उसको बीच में नहीं रोका जा सकता। या तो वो बीच में रुकेगा, इसका मतलब यह है कि वो संघर्ष था ही नहीं, वो लुढ़का ही नहीं था। तो ये मैं नहीं योगेंद्र यादव की बात। ये तो ऐसा होता है कि आपने भारत जोड़ो यात्रा में मलाई भी खाई और मलाई खाने के बाद आप वही बात करने हैं, तो फिर आप मलाई खाने क्यों गए थे? फिर आप उस पार्टी में ही क्यों नहीं चले गए? तो इसका मतलब है आप भी उसी तरह का काम कर रहे हैं जो केजरीवाल काम कर रहा है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो उसी के तरीके से, उसी पाए से कांग्रेस की तरफ बढ़े और वहाँ की मलाई खाओ और मलाई खाने के बाद अपनी स्टेटमेंट ये जारी कर दो कि हमारे से ज़्यादा फिजलिस्ट कोई दुनिया में है नहीं, हम अंतिम हैं और हमने जो कह दिया यही फाइनल होगा, बाकी तो जो 4 तारीख को सामने आएगा। जैसा हम लोगों ने इलेक्शन के टाइम बहुत सारा ग्राउंड रिपोर्ट किया, लोगों से जाके बातचीत की, सबकी बात तो नहीं कह सकता, लेकिन चंद लोग ऐसे ही मिले हम लोगों को जो ये कह रहे थे कि भाई बीजेपी ने, एनडीए ने बहुत अच्छा काम किया। 370 का मैटर हो, चाहे राम मंदिर का मसला हो, उसको लेके बहुत लोगों में खुश है। लोगों ने ये भी कहा कि हम उनको लाएंगे जो राम को लेकर आए। इस पर क्या टिप्पणी करें? नहीं, मेरा ये कहना है कि पहले तो हिंदू कंपोजिशन क्या है। हिंदू कंपोजिशन में 13% जो अपर कास्ट है, जिसको चौधरी चरण सिंह ने 1977-78 में एक किताब निकाली, हाउ द इंडिया वाज कॉन्कर्ड बाय ब्रिटिशर्स, तो 13% जो वो लेवल है, उसके बारे में तो आप कह सकते हैं कि वो ऐसा काम कर सकता है। वो राम का भी भक्त होता है। राम का भक्त होना या किसी का भक्त होना, 5 करोड़ लोग ही मंदिर जाते हैं, इससे ज़्यादा लोग मंदिर नहीं जाते। अगर मैं ये मान लूँ कि 80 करोड़ हिंदू हैं इस देश में, अगर यही मान लिया जाए, इसी आंकड़े को मान लिया जाए, 80 करोड़ में से केवल 5-7 करोड़ ही मंदिरों में जा रहे हैं। 75 करोड़ जो हिंदू है वो मंदिर नहीं जाता, तो इसका मतलब वो तो मंदिर का भगत नहीं है। तो फिर राम को लाएंगे नहीं लाएंगे, कुछ करेंगे नहीं करेंगे, ये सारी फजूल की बात है, इसका कोई लेना देना नहीं। ये तो वो केवल 5-7-10% का ही इशू होता है कि वो ये काम करते हैं, उनको मंदिर भी चाहिए, उनको ये नहीं तो मुर्मू को अंदर नहीं जाने दिया। देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं, राम कोविंद को भी नहीं जाने दिया मंदिर में। तो इसका मतलब है कि 80% को तो आप
80% को तो आप ये जाने ही नहीं देते, मंदिर में नहीं जाने देते, तो आपका क्या राम आ जाए या ना आ जाए उनके लिए क्या है? वो राम ना तो गांधी का भी वो राम नहीं है जिस राम की वो बात। आज जिस तरह वो गांधी का मसला उठा है कि 1984 मतलब गांधी फिल्म के बाद लोगों ने गांधी को जाना ये भी बड़ी नहीं, मैं वो तो अच्छा ही किया उन्होंने कि उन्होंने अपनी समझ पेश कर दी कि गांधी को, जब गांधी का नोट पर नाम छपा हुआ था, जो जेब में नोट है, अगर इसका मतलब आपने उस नोट को भी नहीं देखा होगा कि गांधी का नोट क्यों छपा है, गांधी को तब भी नहीं देखा होगा जब वो चंपारण से जो बाहर निकला और केवल अमीर आदमी था, कोई गरीब आदमी था, गुर्बत से था ना, 12 टला था, सब कुछ था, तो जब उसने सारे कुछ कपड़े उतार दिए गरीब किसानों को देख कर और केवल धोती में आ गया, तो आपको वो गांधी भी नहीं पता, आपको वो गांधी भी नहीं पता जो खिलाफत मूवमेंट को अपने साथ लेके आया, आपको उस गांधी का भी नहीं पता जो 1920 में बाबा खड़क सिंह के मंच पर आकर, सिख लीग के मंच पर आया, मोतीलाल नेहरू भी, गांधी भी, मोहम्मद अली जौहर भी, शौकत अली उस मंच पर आए और मोहम्मद अली जौहर ने जो शब्द कहे जिसके कारण ये आज़ादी की मूवमेंट खड़ी हुई। अगर मोहम्मद अली जौहर उस समय वो शब्द ना कहता सिखों के सामने कि खालसा जी हमारे बुज़ुर्गों ने हो सकता है आपके साथ ज़्यादतियाँ की हों, हम उसकी माफ़ी मांगते हैं, मैं अपनी और अपने भाई शौकत की गर्दन पेश करता हूँ, आपका मन करे तो काट लें, पर आज ज़रूरत है हमें अंग्रेज़ हुकूमत से निजात पाने की। वो तभी पा सकते हैं जब हम सब इकट्ठे हो जाएं। नतीजा क्या हुआ? सिख, मुस्लिम और हिंदू मतलब गांधी सारे इकट्ठे हो गए, नतीजा आज़ादी ली। ये जो लोग जो गांधी को नहीं जानते, इनको तो जानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो गांधी के ख़िलाफ़ थे तो उनको क्यों जानना चाहिए। एक बात और मैं आपके सामने रख दूं, ये गांधी को इसलिए भी नहीं जानना चाहते कि ये गांधी थे जिसने आइडिया ऑफ इंडिया बनाया, नहीं तो ये भी इस्लामिक कंट्री की तरह ये भी हिंदू कंट्री होता, पर गांधी ने इसको हिंदू कंट्री नहीं बनने दिया, उन्होंने इसको भारत और आइडिया ऑफ इंडिया बना दिया। जब उन्होंने मुसलमान और सिख, अगर बंटवारा हुआ तो सिख और मुसलमान का बंटवारा हुआ, और तो किसी का बंगाल और पंजाब का बंटवारा, सिख और मुसलमान का बंटवारा हुआ। तो उन्होंने सिखों और मुसलमानों को कहा कि आपके हक और हकूक़ बराबर के रखे जाएंगे, आपका धर्म, आपकी कल्चर, आपकी सारी रिवायतें हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसलिए आप हमारे साथ आओ और हमारे यहीं रहो। नतीजा ये निकला कि यहाँ सिख भी आ गए और मुसलमान भी आ गए। पर जो 1948 के बाद, और इसीलिए गांधी की हत्या हुई, क्योंकि उन्होंने वायदे किए थे, अगर गांधी रहेगा तो ये वायदे पूरे करेगा, इसलिए वायदे ना पूरे हों इसलिए गांधी की हत्या हो, और कोई गांधी की हत्या का कोई कारण नहीं बनता, मैं तो ऐसा मानता हूँ। अच्छा ये बताइए, अगर इंडिया अलायंस में सरकार आती है तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के चेहरे पर अब वो चला पाएंगे? लोगों के जहन में बहुत आशंका भी है कि राहुल गांधी अब हो गए इस करते करते काम, या उनको चीज़ें समझ में पहले के मुकाबले में अभी कैसा है उनका? देखो, ये बात जो है ये दलों की बात है, पार्टी की बात है। ये कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को देखना है कि उनको क्या करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि अच्छा, पहले के मुकाबले अभी की कांग्रेस में फ़र्क समझ में आ रहा है? मेरा ये कहना है कि कोई भी प्रधानमंत्री आए उनको वो सरदार मनमोहन सिंह की पॉलिसी पर ही चलना चाहिए, जो सरदार मनमोहन सिंह ने जब माफ़ी मांगी संसद पटल पर और सिख नज़दीक आए, मुस्लिम नज़दीक आए, और 2004 में 145 के आंकड़े से 2009 में मनमोहन सिंह के नाम पर इलेक्शन लड़ा गया और 206 हो गए, 61 सीट का फ़र्क पड़ा, और एक किस्म का, एक नया किस्म का समाज आइडिया ऑफ इंडिया के तौर पर खड़ा हो गया। पहले बार पिछले 75 साल, अगर उस समय हम देखें तो 60 साल में पहले बार हमारे सामने एक भारतीयता का स्वरूप हमारे सामने नज़र आया। पंजाब के लोग, सिख भी नज़दीक आ गए, मुसलमान भी नज़दीक आने लगे, एक नए किस्म का स्वरूप नज़र आया। अगर इंडिया गठबंधन को सरकार अगर वो उनकी बनती है, बने, उनको भी ये सोचना चाहिए कि उनको मनमोहन सिंह वाला जो ही दिशा है वो ही निर्धारित करनी पड़ेगी कि हम सबको साथ लेकर चलें, सबको साथ लेकर चलेंगे। इसमें मुसलमान भी है, सिख भी है जो टारगेटेड हुए हैं, तो उनको साथ लेकर चलेंगे तो नई किस्म का वो बनेगा। और मैं समझता हूँ कि यही रास्ता है इस देश को जोड़ने का, और कोई रास्ता रहा नहीं। वो चाहे कोई भी व्यक्ति, मेरा किसी व्यक्ति के साथ नहीं है कि खड़गे जी बने या राहुल जी बने या कोई और बने, उनको ये समझना चाहिए कि ये आइडिया ऑफ इंडिया के आधार को लेकर उनको आगे बढ़ना चाहिए। और मैंने सरदार मनमोहन सिंह के उन 10 साल के को मैं सुनहरी काल समझता हूँ इस बात
देश का, जिसमें सामाजिक तंत्र भी, आर्थिक तंत्र भी सुदृढ़ हुआ है और राजनीतिक तौर पर भी सुदृढ़ता आई है। मैं समझता हूँ कि वो एक समय था, अगर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नाम शगुफा लेकर उसे आरएसएस बदनाम ना करती और ये नई किस्म के हालात पैदा ना करती तो 2014 में भी ऐसे हालात पैदा होने वाले नहीं थे, ऐसा मेरा मानना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना अभी कि तमाम जितने भी जो बड़ी बड़ी मीडिया है सब वो सरकार से जुड़ी होने की वजह से इस तरह की खबरें वो दिखा रही हैं कि एग्ज़िट पोल में इतना है, लेकिन इसका रिज़ल्ट 4 तारीख को ही तय हो पाएगा कि रियल में कौन सरकार